Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1 from the unit Pulse Code Modulation Techniques of the subject Digital Communication System, and today's topic is quantization process. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है, जो कि पूरे हमारे कंसेप्ट आज क्लियर कर सकते हैं कि हमें क्यों सैम्पलिंग करना ज़रूरी है, हम कैसे सिग्नल को भेज सकते हैं, कैसे हमें सिग्नल की क्लैरिटी मिल सकती है। ये सभी टॉपिक आज हम डिस्कस कर सकते हैं। सो द विजन ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ टू नर्चर प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. And to complete this vision, we need some kind of missions. So there are 5 statements of mission. First is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second one is provide ethical and outcome based education for the development. Third one is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability for higher education. And fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. Now there are 3 PEOs. Program educational objective means after completion of your diploma, what kind of qualities you need to develop in yourself. So first one is provide social responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems, adopting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो हम सैम्पलिंग पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग थ्योरम्स हमने देखे हैं। उसके बाद निक्विस्ट रेट क्या होता है, जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट जो होता है दैट इज़ निक्विस्ट रेट। उसके बाद निक्विस्ट इंटरवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ निक्विस्ट रेट। उसके बाद अलाइजिंग इफेक्ट यानी क्या होता है, अगर निक्विस्ट रेट से हमारी फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो ओवरलैपिंग होता है सिग्नल का, हाई फ्रीक्वेंसीज़ लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ओवरलैप होती है और हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन सप्रेस हो सकता है। इसके बाद टाइप्स देखे हमने, नेचुरल सैम्पलिंग, इसके बाद आइडियल सैम्पलिंग, प्रैक्टिकल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, और बेसिकली हमने डिटेल्स में नेचुरल और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग पढ़ा है। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सेकेंड यूनिट से बिलोंग करता है, इसलिए कोर्स आउटकम भी सेकेंड यूनिट का ही इसके लिए लागू होगा, एंड दैट इज यूज वेरियस पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसके बाद यहाँ पे जो है वो कोर्स का मैपिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट, लर्निंग आउटकम्स मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं। So you will be able to describe the types of quantization, describe the quantization process with level diagram. इसके बाद में define quantization noise and describe how to reduce it. State meaning of non-uniform quantization. अब देखिए क्वांटाइजेशन अभी आपको नहीं समझेगा, अभी मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को, आपको एकदम ऊपर ऊपर की बात, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्लाइड पे पहुँच जाऊँगी आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग, जैसे ही हम एक डायग्राम पढ़ेंगे इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि क्वांटाइजेशन के 2 बेसिक टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जो स्टेप साइज होती है वो कांस्टेंट होती है। अब स्टेप साइज क्या होता है ये मैं डायग्राम में दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये क्वांटाइजेशन के टाइप्स होते हैं। अभी आपको क्वांटाइजेशन यानी क्या ये कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। अब देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करना। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है फर्स्ट वन, इट इज़ वेरी क्लियर, एंड द सेकेंड वन जो डायग्राम है ये थोड़ा डिस्टर्ब है ना। कभी कभी होता है हम टेलीविज़न देखते हैं तो एकदम क्लैरिटी होती है और अचानक से कुछ ब्लॉक्स आ जाते हैं, है ना, हमको वैसे पिक्सेल्स करेक्ट नहीं दिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, ये डायग्राम क्यों डिस्टर्ब दिख रही है और ये डायग्राम क्यों क्लियर दिख रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि
डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जो भी डेटा सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से, उनको हम बिट्स में सेंड करते हैं, यानी 1010 के फॉर्म में सेंड करते हैं। अगर मैंने 101 ऐसा सेंड किया, इसका मतलब कितने बिट्स मैंने एट ए टाइम सेंड किए हैं? 3 बिट्स। तो डिपेंड करता है कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो 3 बिट्स वाले पैटर्न में सेंड कर रहे हैं, कि 4 बिट वाले पैटर्न में सेंड कर रहे हैं, कि 8 बिट वाले पैटर्न में सेंड कर रहे हैं। तो जब जब हम डेटा 8 बिट में सेंड करते हैं, यानी जैसे 1010 1111, टोटल कितने हो गए? 8 बिट्स। तो अगर हम डेटा 8 बिट्स में सेंड करते हैं तो यानी हमारा कोई भी सिग्नल जो हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसको 8 बिट्स में सेंड करना शुरू कर देते हैं, तो हमें इस टाइप की क्लैरिटी मिलती है पिक्चर की या सिग्नल की। लेकिन वहीं अगर हमने बिट्स को कम कर दिया, नंबर ऑफ बिट्स को हमने अगर कम कर दिया, 8 के जगह पे हमने 3 बिट्स ले लिए सपोज, तो 3 बिट्स में हमको डिस्टर्ब मिलेगा सिग्नल। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब जब हम 8 बिट्स में सिग्नल सेंड करते हैं, अब 8 बिट्स यानी ये बाइनरी के बिट्स है और बाइनरी का बेस होता है 2, इसलिए नंबर ऑफ लेवल्स क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 8। 8 बिट्स है इसलिए 2 टू द पावर 8। तो 2 टू द पावर 8 अगर हम करते हैं, 8 को करते हैं, तो हमें 256 ये एक वैल्यू मिलती है। यानी एक सिग्नल को 256 पार्ट्स में डिवाइड करना, इट्स नॉट अ जोक, है ना। एक सिग्नल को 256 पार्ट्स में डिवाइड करना और उसके बाद हर एक पार्ट को भेजते जाना, ठीक है, उसको कोड में कन्वर्ट करके, हर एक पार्ट को कोड में कन्वर्ट करके भेजते जाना, तो हमें बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा पार्ट्स रहेंगे उतनी क्लैरिटी अच्छी होती है, जितने कम पार्ट्स रहेंगे उतनी क्लैरिटी लो होती है। और वहीं अगर हम 3 बिट्स में अगर करते हैं तो लेवल्स कितनी हो जाएंगी? 2 टू द पावर 3 यानी 8। यानी एक सिग्नल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? से 8 पार्ट्स में। तो हमने क्या किया? 8 ही पार्ट्स बनाए उसके और 8 पार्ट्स को भेज दिया। और 8 पार्ट्स में से अगर 1-2 पार्ट्स मिस हो गए या डिस्टर्ब हो गए तो हमें रिसीवर पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए जब जब भी हम सिग्नल भेजते हैं उसको नंबर ऑफ़ लेवल्स हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, और नंबर ऑफ़ लेवल्स अगर ज़्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ़ बिट्स भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड जो डेटा भेजा जाता है कमर्शियल लेवल पे, वहाँ पे हमेशा 8 बिट्स में डेटा भेजा जाता है। 2 टू द पावर 8 यानी 256 लेवल्स में काम चलता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर एक पिक्चर आपको भेजना है, कोई भी एक पिक्चर, सपोज आपने एक पेड़ का पिक्चर ले लिया, ट्री, ठीक है, और आपने उस पिक्चर को आपको भेजना है, उसको अगर आपने 2 ही लेवल में डिवाइड कर दिया, यानी 2 ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने उस पिक्चर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जब आपने उस डेटा को भेजा उसमें से एक पार्ट अगर गायब हो गया, बाय मिस्टेक डिस्टर्ब हो गया, उसमें एरर आ गई, तो आपको रिसीवर पे क्या मिलेगा? आधा ही पिक्चर मिलेगा। तो उससे आप गेस कर सकते हो क्या, या कभी कभी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो क्या कि ये एग्जैक्टली क्या है करके? आधा ट्री का पोर्शन देखने के बाद आप गेस नहीं कर पाओगे कि हमें एग्जैक्टली क्या बनाना है, उसका आधा पार्ट कहाँ है। लेकिन वहीं आप वही पिक्चर को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो हर पार्ट बहुत छोटा 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 हो जाएगा, है ना। वही पेड़ को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दो और उस 100 पार्ट को भेज दो, 100 पार्ट्स को भेज दो। अब आप इमेजिन करो उसमें से 1 या 2 पार्ट्स गायब हो गए या डिस्टर्ब हो गए या नॉइज़ आ गया और एरर आ गई, और जब आपको रिसीवर पे वो फिर से मिलेगा वो पेड़, तो आपको वो 2 या 3 पार्ट्स मिस होने के बाद भी आप पूरा पेड़ इमेजिन कर सकते हो। पूरा पेड़ का डायग्राम, उस पूरे पार्ट्स को जब आप जॉइन करोगे, आपने पजल वाला एक गेम सॉल्व किया होगा जिसमें पिक्चर को ऐसे डिस्टर्ब किया जाता है, फिर हमको जॉइन करके पूरा ओरिजिनल पिक्चर बनाना होता है। तो वैसे ही रिसीवर पे जब आप ये पूरे पार्ट्स जॉइन करोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा पेड़ बन गया है, हार्डली 1 या 2 पार्ट मिस हो गए, लेकिन फिर भी आप पूरा पिक्चर ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हो। यानी क्लैरिटी आप ला सकते हो पिक्चर की जब आप नंबर ऑफ ज़्यादा लेवल्स में सिग्नल को भेजते हो। अब ये टॉपिक समझने के लिए हमारा क्वांटाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने 2 एक्सिस लिए, एक है टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल एक्सिस एम्पलीट्यूड वाली, ठीक है। इस
यहाँ पे एक सिग्नल है साइन वेव के जैसा, दिख रहा है आप लोगों को? ये मैंने जहाँ पे कर्सर प्रेस कर रही हूँ, दैट इज़ आवर साइन वेव। ये है हमारा ओरिजिनल सिग्नल। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैंने इस सिग्नल को 256 लेवल में डिवाइड किया तो मैं आपको इजीली समझा पा सकती हूँ क्या? यानी 256 लेवल में अगर इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इजी होना चाहिए अंडरस्टैंड के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 8 लेवल्स वाला। जबकि प्रैक्टिकली कितने लेवल्स में डिवाइड किया जाता है? 256 लेवल में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 लेवल्स में डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो डार्क लाइन है हॉरिजॉन्टल, पहली फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8, यानी हमने क्या किया, इस कंप्लीट सिग्नल को इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी हम डेटा कितने बिट्स में भेज रहे हैं? 3 बिट्स में। अब देखिए यहाँ पे जो पहली लेवल है, यानी फर्स्ट, ये हाइट है, ये यहाँ से लेके, ये पहले डार्क लाइन से लेके दूसरे, उसको कहा जाता है स्टेप साइज, एस, स्मॉल एस। ठीक है, ये सब स्मॉल एस है और ये कांस्टेंट है, पूरे सेम है, इसीलिए इनको कहा जाता है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? पूरे जो स्टेप्स हैं वो सेम साइज़ के हैं। जो पहले स्लाइड में हमने देखा था, क्वांटाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये स्टेप साइज जो है ये इक्वल साइज वाले हैं, एस 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 एस, क्योंकि ये पूरे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल साइज वाले हैं, तो इनको कहा जाता है क्वांटाइजेशन स्टेप साइज। अब देखिए ये जो Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो डार्क लाइन की गई है लेवल्स, उनके सेंटर से मैंने एक डॉटेड लाइन ली है। ठीक है, तो ये डॉटेड पहले वाले लाइन को नाम दिया है मैंने Q0, फिर सेकेंड डॉटेड लाइन को नाम दिया है Q1, थर्ड को दिया है Q2, फोर्थ, है ना, ऐसे करके हमने Q7 तक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, Q0 से लेके Q7, यानी टोटल 8 क्वांटाइजेशन लेवल्स, तो इनको कहा जाता है क्वांटाइजेशन लेवल्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके बाद में ये जो पहला एरिया है, पहला जोन है, पहले डार्क लाइन से दूसरे डार्क लाइन में, इनको कहा जाता है डेल्टा ज़ीरो, फिर सेकंड वाले को कहा जाता है डेल्टा वन, यानी ये एरिया है कि ये वाले पर्टिकुलर एरिया में कौन सा सिग्नल आ रहा है हमारा, कितना सिग्नल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। फिर दूसरे वाले जोन में कितना सिग्नल आ रहा है हमारा साइन वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरे में कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ आप अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए ये साइन वेव पे, तो ये कौन कौन से एरिया में आ रहा है, डेल्टा वन में आ रहा है क्या, या डेल्टा टू के पार्ट में आ रहा है क्या साइन वेव, डेल्टा थ्री में आ रहा है, तो इनको कहा जाता है हमारा रेंजेस, है ना, ये एम्पलीट्यूड की रेंजेस है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग है, हाइट अलग है साइन वेव की, यहाँ पे अलग हाइट पे है साइन वेव, तो इनको कहा जाता है डेल्टा 7 तक, डेल्टा 0 से लेकर डेल्टा 7 तक इनको कहा जाता है एम्पलीट्यूड रेंजेस। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो Q0 है डॉटेड लाइन, फिर ये Q1 है, इनको कहा जाता है क्वांटाइजेशन लेवल। यानी ये जो सिग्नल है ये अगर पहले जोन में है, डेल्टा ज़ीरो वाले रेंज में है, तो ये पूरे सिग्नल की वैल्यू हमको क्या रखनी है, Q0 वाले ही मार्क लाइन पे मार्क होना चाहिए। अब डेल्टा वन में जो भी सिग्नल है ये पूरा सिग्नल को हमको कौन सी वैल्यू देना है, Q1। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर रेंज में, जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि 5.2 या 5.3 अगर ऐसी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, उसको 5 कंसिडर कर लेते हैं। 5.2 या 5.3 है तो हम उसको 5 कंसिडर करते हैं, लेकिन जहाँ पे वैल्यू 5.5 से ऊपर जाती है, 5.5 या 5.6, तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, 6 कंसिडर करते हैं। इसका मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देना, पॉइंट वाले वैल्यूज़ को एक अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड वैल्यू दे देना, उसको ही कहा जाता है क्वांटाइजेशन। यानी इस रेंज में अगर जो भी वैल्यू है सिग्नल की उसको एक ही वैल्यू देना, Q4। यहाँ पे देखिए यहाँ से सिग्नल शुरू हो रहा है हमारा, यहाँ तक, यहाँ से, तो हर सिग्नल की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनको पूरा एक ही वैल्यू दे देना Q5। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के सिग्नल को एक ही वैल्यू दे देना Q6। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के एक ही वैल्यू दे देना Q7। तो ये जो हम क्वांटाइजेशन फॉर्म करते हैं,
तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन लेवल देते हैं। तो अभी आपको समझ में है क्वांटाइजेशन यानी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसको असाइन करना। तो उसके बाद तो अभी आपको पता चला है कि हम क्या कर रहे हैं कि क्वांटाइजेशन प्रोसेस में हमेशा सिग्नल को नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में उसके सेंटर से एक डॉटेड लाइन ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन लेवल। और उस रेंज में जो भी वैल्यू है सिग्नल की उसको वो सेंटर वैल्यू ही असाइन की जाती है, दैट इज़ क्वांटाइज यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यानी नंबर ऑफ सिग्नल से हम पर्टिकुलर एक ही वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, यानी इतने सारे एम्पलीट्यूड्स के लिए एक ही वैल्यू सिलेक्ट हुई, इतने एम्पलीट्यूड के लिए एक ही वैल्यू सिलेक्ट हुई। इसका मतलब हम टोटल कितनी वैल्यूज सिलेक्ट करने वाले, सिर्फ 8 वैल्यूज़। और फिर 8 सिग्नल्स को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए कि हर सैंपल को सिग्नल में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि हमारे पास अभी कितने सैंपल आ जाएंगे, सिर्फ 8 सैंपल्स, और उस 8 सैंपल्स को ही हम सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज़ वेरी मच ईजियर टास्क टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन। तो इसके बाद में हम देखेंगे अभी क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग और राउंडिंग ऑफ अ सैम्पल्ड वैल्यू टू अ नियरेस्ट प्री डिटरमाइंड लेवल कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन लेवल। यानी जो भी हमारा 3.2 है, 3.5 है, उसको क्या वैल्यू देनी है, एग्जैक्ट हमको क्या वैल्यू असाइन करनी है, उस असाइंड वैल्यू पे दे देना। यानी 3.2 को 4 लिखना है या 3 लिखना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, क्वांटाइजेशन, कि एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देना। क्योंकि 3 और 4 के बीच में अनगिनत वैल्यू हो सकती है, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04। तो हर एक वैल्यू के लिए डिजिटल कोड क्रिएट करना इट्स अ वेरी टीडियस वर्क, बहुत क्रिटिकल वर्क हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 3 और 4 के बीच में जितने भी वोल्टेज लेवल्स है उनको एक ही वैल्यू दे दो, उनको एक ही वैल्यू असाइन कर दो कि 3 और 4 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ आती है उनको हम 3.5 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सेंटर से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 और 5 के बीच में जितनी भी अनगिनत वैल्यू आती है उनको हम 4.5 से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, अनगिनत वैल्यू को हमने एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी वजह से हमारा काम आसान बन जाता है। अनगिनत सिग्नल को क्रिएट करने से अच्छा है एक ही सिग्नल से हम काम चला सकते हैं, एक ही सैंपल से हम काम चला सकते हैं। इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्वांटाइजर इज नेक्स्ट टू सैम्पलर। ये सैम्पलर के जस्ट बाद में क्वांटाइजर होता है, जो कि सैम्पल्ड वैल्यू को एक ही वैल्यू पे कंसिडर कर लेता है। द क्वांटाइजर कन्वर्ट सैम्पल्ड सिग्नल इनटू अप्रॉक्सीमेट क्वांटाइज्ड सिग्नल। ईच सैम्पल वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट स्टैंडर्ड प्री डिसाइडेड वोल्टेज लेवल। अभी जो मैंने डायग्राम में बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्टैंडर्ड लेवल्स आर नोन एज क्वांटाइजेशन लेवल, जैसे Q0, Q1, Q2, ये स्टैंडर्ड लेवल्स हैं। द इनपुट सिग्नल अज्यूम टू हैव पिक वोल्टेज। अब जो साइन वेव थी हमारी, उसका अगर हाईएस्ट वाला वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है VH, यानी हाईएस्ट लेवल। और सबसे लोएस्ट वाला जो वैल्यू था, उसका पिक था, उसको कहा जाता है VL, यानी सबसे लोएस्ट लेवल। अब हाईएस्ट लेवल माइनस लोएस्ट लेवल, और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं कि हमने कितने लेवल्स में उसको डिवाइड किया है, 8 लेवल्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जो हमारा हाईएस्ट लेवल माइनस लोएस्ट लेवल करने के बाद उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, क्योंकि हमने 8 लेवल में डिवाइड किया है, तो जो इंडिविजुअल लेवल का हाइट निकलेगा दैट इज़ नोन एज स्टेप साइज, उसको कहा जाता है स्टेप साइज। द एंटायर वोल्टेज इज डिवाइडेड इंटू क्यू लेवल्स। अब यहाँ पे क्यू लेवल्स यानी कितने लेवल्स में हमने डिवाइड किया है, 8 लेवल्स में। अगर हम 16 लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। अगर हम 256 लेवल्स में अगर डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 256। तो यहाँ पे स्टेप साइज का फॉर्मूला बनता है VH माइनस VL अपॉन नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, तो एट द सेंटर, ये हर एक लेवल के सेंटर में हमने ये क्वांटाइजेशन लेवल दिए Q0 से लेके Q7 तक। इसके बाद में डेल्टा ज़ीरो को एम्पलीट्यूड की रेंज कहा जाता है। जैसे व्हेन सिग्नल इज इन डेल्टा ज़ीरो रेंज द क्वांटाइजर आउटपुट विल बी इक्वल टू Q0, है ना। जब जब सिग्नल Q0 डेल्टा ज़ीरो के रेंज में रहेगा तो हमेशा वो सिग्नल का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q0। अगर वो डेल्टा 1 के रेंज में है तो Q1, डेल्टा 2 के रेंज में है सिग्नल तो Q2। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा
नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे कम हो जाएंगे और उनको कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अब क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है? देखिए, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ अभी, हमारी वैल्यू है 3.2, लेकिन हमने उसको क्या वैल्यू दी है, क्या वैल्यू असाइन की है, 3.5। यानी हमारा ओरिजिनल सिग्नल था 3.2, लेकिन हमने उसको स्टैंडर्ड वैल्यू क्या दे दी, 3.5, सेंटर वाली वैल्यू। तो उसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.3 का डिफरेंस है। 3.5 माइनस 3.2 यानी 0.3 है। इसका मतलब ये 0.3 जो है वो एरर है, यानी ओरिजिनल सिग्नल और क्वांटाइज्ड करने के बाद वाला सिग्नल, इनमें कुछ ना कुछ एरर होगी। तो दैट एरर इज नथिंग बट क्वांटाइजेशन एरर। द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटाइज सिग्नल and the original signal is called as quantization error or quantization noise. The quantization error can be reduced. क्वांटाइजेशन एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम स्टेप साइज को कम करते हैं। यानी स्टेप साइज को कम करने का एक ही तरीका है हमारे पास, नंबर ऑफ लेवल्स को बढ़ाओ। देखो, अभी अब मैंने एग्जांपल दिया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है सिग्नल को। अगर 8 पार्ट के जगह पे मैं 256 पार्ट्स में अगर डिवाइड करती थी तो स्टेप साइज कितना हो जाता था, बहुत कम हो जाता था। और स्टेप साइज जितना कम रहेगा उतनी एरर भी कम होती है। अब क्वांटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? इफ़ वी डू नॉट यूज़ क्वांटाइजेशन, अगर हमने क्वांटाइजेशन नहीं किया, देन वी हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी सैम्पल इनटू यूनिक कोड। मैंने कहा कि सपोज सिग्नल हमारा 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में तो अनगिनत वैल्यू आती है, और उस हर वैल्यू को मुझे डिजिटल कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। उससे अच्छा है 3 और 4 के बीच में जितनी वैल्यू होती है उन सभी को एक ही वैल्यू असाइन कर दो और उस एक ही वैल्यू को डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर दो। सो हर कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। दिस विल नीड लार्ज नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड। दिस विल इंक्रीज द बिट रेट एंड बैंडविड्थ। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, बैंडविड्थ और बिट रेट बढ़ता है अगर हमने क्वांटाइजेशन नहीं किया तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको बैंडविड्थ कम चाहिए, हमारा बिट रेट भी कम चाहिए। टू अवॉइड दिस, क्वांटाइजर ऑफ ओनली 256 लेवल इज यूज्ड सो दैट every sample will fall into this range and 8 bit per word is used to represent every sample. Hence bit rate and bandwidth will be reduced. अब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन अभी आपको समझ में आया होगा। अगर स्टेप साइज इक्वल नहीं है, एक लेवल में एस है, दूसरे लेवल में अगर ट्वाइस ऑफ एस है, तीसरे लेवल में थ्राइस ऑफ एस है, यानी एस की वैल्यू इनइक्वल है, तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। इफ द स्टेप साइज इज नॉट कांस्टेंट and if it is kept variable dependent on the amplitude of the input signal, then the quantization is called as non-uniform quantization. In this type, the step size is small for weak signal and so quantization noise reduced, which improves signal to noise ratio. Practically नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन जो हम पढ़ते हैं उस प्रोसेस में कंपाउंडिंग पढ़ना ज़रूरी होता है। द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज़ प्रैक्टिकली अचीव थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की वजह से हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन अचीव कर सकते हैं। और कंपाउंडिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द टॉपिक, आज के टॉपिक पढ़ने के बाद हम समराइज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स अगर हम भेजते हैं तो नंबर ऑफ लेवल्स भी बढ़ती है और क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर्स भी अच्छी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम कितने बिट्स भेजते हैं, हमेशा 8 बिट्स, सो दैट एवरी सैम्पल इज़ डिवाइडेड इनटू 256 लेवल्स। और हमेशा डेटा हमारा कितने बिट में भेजा जाएगा, 8 बिट में ही भेजा जाएगा। तो इसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट और बिट रेट की रिक्वायरमेंट हमेशा कम रहेगी। इसके बाद में हमने क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, यानी क्वांटाइज सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल इन दोनों के डिफरेंस को ही क्वांटाइजेशन एरर कहा जाता है। क्वांटाइजेशन एरर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, स्टेप साइज को रिड्यूस करके। और स्टेप साइज को रिड्यूस करना यानी नंबर ऑफ लेवल्स को बढ़ाना। इसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये सब हमने देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue our lecture with compounding. Thank you so much.